हेलो फ्रेंड्स, मुनियारा की ई कंटेंट क्लासेज में आपका स्वागत। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए हमारा टॉपिक चल रहा था सिंधु घाटी सभ्यता। हमने पिछले वीडियो में बात की थी सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक और उनके आर्थिक जीवन के बारे में। अगला जो हमारा बिंदु है वो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो धार्मिक जीवन था, उस धार्मिक जीवन पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्राचीन संस्कृति रही है और उसकी प्राचीनता ने ही उसे विश्व की संस्कृतियों में या भारत की संस्कृति में प्राचीन होने का दर्जा उसको मिला है। ऐसा जितने भी अवशेष सिंधु संस्कृति के मिले हैं वो हमें पुरातात्विक रूपों में प्राप्त होते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी पुरातात्विक अवशेषों की। पुरातत्व के जो अवशेष हैं उन अवशेषों से ही इतिहास को जाना जा सकता है, इतिहास को समझा जा सकता है। ऐसे प्रमाण जब 1920 और 21 में हमें मिले तो उन प्रमाणों को एकत्रित करके हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इस सभ्यता के दो महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जिनके व्यापक उत्खनन से सिंधुवासियों के कई सारे ऐसे पुरातात्विक प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं जिनके आधार पर हमें सिंधु संस्कृति के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। उन पुरातात्विक प्रमाणों का अगर हम जिक्र करें, बात करें तो वो पुरातात्विक प्रमाण क्या है। जैसे नगरों के जो अवशेष हैं उनका ज्यों का त्यों मिलना, सिंधुवासियों द्वारा जो प्रयुक्त सामग्रियाँ थीं जो उनके दैनिक जीवन में काम आया करती थी, वो पुरातात्विक सामग्रियाँ भी हमें इस संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त कराती। जैसे मकानों के अवशेष हैं, मृण मूर्तियाँ वो प्राप्त हुई हैं, मोहरें मिली हैं, उनके द्वारा जो प्रयोग किए गए बर्तन, जो मिट्टी के बर्तन थे, मृदभांड थे, वो भी हमें प्राप्त होते हैं। चूड़ियाँ, श्रृंगारदानियाँ, कटोरे, तस्त्रियाँ, चूल्हे, अग्निकुंड, अग्नि वेदिकाएँ और ऐसी कई मूर्तियाँ जो हमें सिंधुवासियों के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन के बारे में हमारा ध्यान आकर्षित करवाती हैं। ये सब पुरातात्विक सामग्रियाँ जो सिंधु संस्कृति का मुख्य आधार थी और हमें ये आधार पुरातत्व के जरिए हमें मिला है, तो हमने इस संस्कृति के बारे में जानने का प्रयास किया है। 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक जो वैज्ञानिक तकनीक के द्वारा इस संस्कृति के पुरातात्विक अवशेषों का परीक्षण करके और इस संस्कृति के बारे में जाना गया, उन पुरातात्विक अवशेषों से ही इस संस्कृति के विषय पर प्रकाश पड़ता है और हमें कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस संस्कृति के बारे में मिलती हैं। कालांतर में या भविष्य में जब पुरातत्व में जो कई सारी चीज़ें आगे हमें खुदाई के दौरान या उत्खननों के दौरान अगर मिलती है तो हो सकता है इस संस्कृति के बारे में अन्य कई जानकारियाँ भी हमें प्राप्त हों। जो दो संस्कृतियाँ हैं, वैदिक संस्कृति और सिंधु घाटी सभ्यता, ये दो भारत की प्राचीन संस्कृतियाँ रही है, सिविलाइजेशन रही है। इन संस्कृतियों के लोगों से या इन संस्कृतियों के परिवेशों से, सभ्यताओं से, परंपराओं से आज के मानव समाज का कोई ना कोई संबंध रहा है। हमारे वर्तमान समाज में या हमारे जो धार्मिक जीवन का पक्ष है उसके अंतर्गत जो कई सारे ऐसे तत्व हैं जिन तत्वों का हम सदियों से, कई वर्षों से पालन करते आ रहे हैं, और वही लोग जिन्होंने हमें संस्कृति को सौंपा, दायित्वों को सौंपा, उनको निर्वहन जो आज हम हमारे जीवन में कर रहे हैं, तो उनके पीछे कहीं ना कहीं अतीत का हाथ रहा है, इन संस्कृतियों का योगदान रहा है। पुरातात्विक आधार सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण आधार हैं। अगर ये आधार नहीं होते तो शायद इस संस्कृति के बारे में जानकारी हम प्राप्त नहीं कर सकते थे। संपूर्ण भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम, संपूर्ण भारत में इस संस्कृति के कई पुरास्थल हमें मिले हैं और निरंतर उन पर आज भी काम पुरातात्विक रूप से जारी है।
सिंधु संस्कृति के जो खुदाई में, उत्खनन में सबसे ज़्यादा जो मिली हैं वो मृण मूर्तियाँ नारी की मिली है। तो नारी की मृण मूर्तियाँ मिलना सिंधु समाज में मातृ सत्तात्मक पक्ष को प्रदर्शित करता है। ये मृण मूर्तियाँ सिंधु समाज के लोगों में या उनके सामाजिक जीवन में अगर हम देखते हैं तो समाज में मातृ सत्तात्मक पक्ष को भी प्रदर्शित करती है। हमने जो सामाजिक उनके जीवन था उसके बारे में पिछले वीडियो में चर्चा की थी। तो सिंधु समाज मातृ सत्तात्मक समाज था और यहीं अगर हम वैदिक धर्म या वैदिक सभ्यता की बात करें तो उनके समाज का आधार पितृ सत्तात्मक सत्ता के रूप में हमें देखने को मिलता है। सिंधु संस्कृति के पुरातात्विक अवशेष हमें बतलाते हैं कि मातृ सत्तात्मक सत्ता या नारी के प्रति जो उनका नज़रिया था, दृष्टिकोण था, इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित करवाते हैं। मिट्टी की मूर्तियाँ और उन मूर्तियों की प्राप्ति के साथ ही जो कई सारे उनके जो धार्मिक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें थी, जैसे बलि का विधान, वन देवी के रूप में नारी को पूजना या नारी का वन देवी के रूप में पूजा जाना, उनका एक व्यापक दृष्टिकोण जो नारी के प्रति था। और यहीं से हमारे भारतीय संस्कृति में जो नारी को सम्मान दिया जाता है, जो दर्जा दिया जाता है, और हमारी भारतीय संस्कृति की में जो नारी के व्यक्तित्व का या नारी के चरित्र का जो गुणगान किया जाता है, वो शायद यहीं से हम इस सभ्यता में हमें वो चीज़ें देखने को मिलती है। खुदाई के अंदर कई ऐसी मूर्तियाँ मिली हैं जिन्हें पशुपति शिव की उपमा दी गई है। एक ऐसी मूर्ति का मिलना जिसमें एक पद्मासन के रूप में एक योगी ध्यान मग्न मुद्रा में बैठा हुआ है और उसकी जो दृष्टि है वो नासाग्र पर है। तो योग की परंपरा, ध्यान की परंपरा और हमारी भारतीय संस्कृति में परम शिव को जो एक योगी के रूप में, एक महेश्वर के रूप में, एक महादेव के रूप में जिनकी हमने पूजा की है, वो हमें देन सिंधु संस्कृति की ही है। वृक्ष पूजा, जल पूजा, स्वास्तिक का चिन्ह और पशु पक्षियों की पूजा का भी विधान सिंधु समाज में हमें इन पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर देखने को मिलता है। सिंधु वासियों का जो पवित्र पक्षी था वो फाक्ता था। फाक्ता को वो पवित्र पक्षी के रूप में पूजते थे। सिंधु समाज में जो मृण मूर्तियाँ और जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, उन अवशेषों के आधार पर हमें इनके धार्मिक जीवन के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। लोथल जो गुजरात का एक सिंधु संस्कृति का उत्खनन क्षेत्र है, उस क्षेत्र से अग्निकुंड का मिलना हमें सिंधु वासियों के धार्मिक प्रवृत्तियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करवाता है। बेल, जिसको पवित्र रूप में, पवित्र पशु के रूप में शिव का एक वाहन माना गया है, ये भी हमें सिंधु संस्कृति में देखने को मिलता है। इस प्रकार सिंधु समाज में बहुसंख्यक रूप में मृण मूर्तियों का, जो नारी की सबसे ज़्यादा महिलाओं की मूर्तियाँ मिली है, वो हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित करवाती है कि सिंधु समाज में नारी को महत्वपूर्ण स्थान था और यही चीज़ उनके सामाजिक जीवन में भी हमें देखने को मिलती है। हम सिंधु संस्कृति के जो दाह संस्कार था उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सिंधु समाज में या जो दाह संस्कार की प्रक्रिया प्रचलित थी, उसमें 3 प्रकार की जो प्राप्त नरकंकाल है, उन नरकंकालों की स्थिति के आधार पर उनके धार्मिक जीवन में जो दाह संस्कार था, वो दाह संस्कार 3 प्रकार की प्रणालियाँ या पद्धतियाँ उनके धार्मिक जीवन में हमें देखने को मिलती है। पहला पूर्ण समाधिकरण, दूसरा आंशिक समाधिकरण और तीसरा दाह संस्कार। ये जितने भी जो नरकंकाल प्राप्त हुए हैं, उन नरकंकालों की स्थिति से और उनके साथ में जो सामग्रियाँ जो मिली हैं हमें, वो एक मटकी के अंदर कई सारी सामग्रियाँ वो रखा करते थे जब शव को गाड़ा जाता था। तो उनके पीछे उनका लॉजिक या तर्क, जो धार्मिक तर्क था, वो ये था कि जब मृत्यु के उपरांत व्यक्ति परलोक की यात्रा करेगा तो उसे इन चीज़ों की आवश्यकता होगी। ऐसे प्रमाण हमें सिंधु समाज में
या सिंधु वासियों के धार्मिक जीवन में देखने को मिलते हैं। दाह संस्कार की प्रक्रिया आज भी हिंदू समाज में है और ये प्रक्रियाएं या इनका वास्ता या इनका संबंध कहीं न कहीं अतीत की इस प्राचीन संस्कृति से रहा है। इस बिंदु में हमने सिंधु समाज के जो धार्मिक जो उनका मत था या जो धर्म को वो किस रूप में मानते थे उसके बारे में चर्चा की है। सिंधु समाज में जो अन्य उनका जो विश्वास था, जैसे पारलौकिक या मृत्यु उपरांत आत्मा के विषय में भी उनका कुछ मत था। तो आत्मा का जो सिद्धांत है, आत्मा का हिंदू धर्म में सिद्धांत है, ये सिद्धांत हमें प्राचीन जो हमारी संस्कृति है सिंधु संस्कृति से, इससे हमने लिया है और आज हम इसी सिद्धांत का अनुकरण करते हुए हमारा भारतीय समाज आगे बढ़ रहा है। और इन प्राचीन संस्कृतियों के तत्व हमारे दैनिक जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में हमें देखने को मिलते हैं। तो इन संस्कृतियों से हमारा अतीत से कोई गहरा संबंध रहा है। इसी कारण आज हम विश्व की अन्य संस्कृतियों में जो प्राचीनता का गौरव लिए हुए हैं वो इसी की देन है कि निरंतर इन संस्कृतियों का, इन परंपराओं का, इन धार्मिक विश्वासों का अनुकरण हमारे द्वारा निरंतर किया जा रहा है। सिंधु लिपि जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसके 400 पिक्टोग्राफ या चित्राक्षर हमें प्राप्त होते हैं। ये पिक्टोग्राफ जिस दिन इनको पढ़ने में सफलता हासिल होगी तो हो सकता है सिंधु संस्कृति के विषय में अन्य कई रोचक जानकारियां भी हमें प्राप्त हो। 600 चित्र सिंधु संस्कृतियों में मिले हैं। जितने भी पुरातात्विक अवशेष हैं, उन पुरातात्विक अवशेषों पर कोई न कोई अंकन हमें देखने को मिलता है, चाहे वो मूर्ति के रूप में हो या किसी आकृति के रूप में हो, किसी पक्षी की आकृति के रूप में हो, किसी पेड़ पौधे की आकृति के रूप में हो। तो इन चित्रों के अंकन के पीछे उनका कोई धार्मिक मत अवश्य था और उस धार्मिक मत के आधार पर ही हमें सिंधु वासियों के विविध पक्षों के ऊपर जानकारी हमें प्राप्त होती है। इस वीडियो में हमने सिंधु वासियों के धार्मिक जीवन के बारे में बात की है। अगला जो हमारा वीडियो रहेगा वो सिंधु संस्कृति के राजनीतिक जीवन या राजनीतिक पक्ष पर रहेगा। धन्यवाद।